फार्माकोलॉजी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। सबसे पहले यू शुड नो दैट वायरस आपने वायरोलॉजी पैथोलॉजी में डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, दे रिक्वायर होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट। अब इनके बारे में कहते हैं कि अल्टीमेट अल्टीमेट पैरासाइटोलॉजी आप इनसे स्टडी कर सकते हैं कि ये टोटली डिपेंड करते हैं ऑन होस्ट सेल मशीनरी। होस्ट सेल मशीनरी को यूज करके अपनी जीनोम डेवलप करवाएंगे, अपनी जीनोम रेप्लिकेट करेंगे, अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे। तो होस्ट सेल को फुल होस्ट सेल को जो है ये एक तरह से यूज कर रहे होते हैं फॉर एवरीथिंग। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, देन आउटसाइड इट इज द कैप्सिड विच इज द प्रोटीन कोट। बेसिकली वायरस स्ट्रक्चर ये होती है इतनी सी। लेकिन जब ये किसी भी होस्ट सेल से बाहर आते हैं, शेडिंग होती है, वायरस शेडिंग, तो ये आउटर जो लाइपोप्रोटीन एनवेलप है ये बेसिकली होस्ट सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स इनकी अपनी होती हैं जो कि ये होस्ट सेल से सिंथेसाइज करवाते हैं। तो सिंपली याद रखें, एक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कोर होता है। अब ये कोर में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए वायरसेस होंगे तो आरएनए होगा, डीएनए वायरस की फॉर्म में ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा, और ये प्रोटीन कोट है। तो अगर हम इसको देखें, लैक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इनकी नहीं होती। ये आउटर लिपिड रिच कवरिंग दे ड्राइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ वायरसेस में आरएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस जो हम मेनली जिनकी ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे उसमें हर्पीज, डीएनए वायरसेस में हर्पीज वायरसेस हैं, उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे, और हेपेडना वायरसेस में हेप बी की ट्रीटमेंट देखेंगे। उधर से आरएनए वायरसेस में आपको पता है हेप ए, और फ्लेवी वायरसेस में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट देखेंगे, और ऑर्थोमिक्सो वायरसेस जो कि इन्फ्लुएंजा के हैं वो देखेंगे। यू कैन सी इट हियर, कोरोना वायरस जो कोल्ड, कॉमन कोल्ड का वायरस कहते थे जिसको, और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला, दैट इज आल्सो एन आरएनए वायरस। इसकी ट्रीटमेंट चूंकि अभी बुक्स में नहीं है, अभी इस पे रिसर्च चल रही है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट हम नहीं देखेंगे। तो वायरल जीनोम में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, इट माइट बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए में भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इफ द आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड तो उसको हम पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब है इट कैन इटसेल्फ एक्ट एज ए मैसेंजर आरएनए। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस में होगा तो नेगेटिव से पहले ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और फिर वो मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेगा। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको मेनली इनको पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वायरल इन्फेक्शंस होते क्या हैं। अब इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वायरसेस, व्हाई वी से वायरल इन्फेक्शंस आर डिफिकल्ट टू किल, बिकॉज एक तो ये कि होस्ट सेल के अंदर रिजाइड करते हैं ये। नंबर टू, बाय द टाइम जब तक सिम्टम्स साइंस अपीयर होते हैं वायरस शेडिंग हो चुकी होती है और ये बिलियंस की तादाद में मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं। तो वायरसेस आर डिफिकल्ट टू किल बिकॉज दे लिव इनसाइड आवर सेल्स, and any drug that kills a virus may also kill our cells. और दूसरी चीज, क्लिनिकल सिम्टम्स जो मैंने कहा कि अपीयर लेट इन द कोर्स ऑफ द डिजीज, बाय दैट टाइम मोस्ट ऑफ द वायरस पार्टिकल्स हैव रेप्लिकेटेड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इन्फेक्शन का टाइम है, एंड these are the sign and symptoms जब अपीयर हुए। उसके बीच में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस, इसमें इस टाइम तक क्या होता है, वायरस शेडिंग हो चुकी होती है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेडिंग हो चुकी होती है। इसके लिए अगर देखें तो नॉर्मली अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट है तो नो प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शंस का बेस्ट रिस्पॉन्स होता है, उसको इरेडिकेट कर देता है। लेकिन इफ द इम्यून सिस्टम आपका कंप्रोमाइज्ड है ड्यू टू एनी रीजन, लाइक कैंसर पेशेंट्स में उनको उनमें इम्यूनिटी लो हुई होती है, फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में आप उनको ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे होते हैं, एड्स के पेशेंट में भी इम्यून सिस्टम अटैक होता है, दैट्स व्हाई इन पेशेंट्स में इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं ये पेशेंट्स, इनमें वायरल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ये देखना है कि वायरस के लिए कौन कौन सी ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी होंगी, तो वी शुड नो द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द वायरल लाइफ साइकिल। तो अगर उसमें देखें तो वायरस सबसे पहले आके होस्ट सेल में अटैच होता है, उसकी अटैचमेंट थ्रू रिसेप्टर्स होती है, देन एंट्री एंड पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूजन होगी, उसकी पेनिट्रेशन होगी, अंदर आके वायरस अनकोटिंग करता है, अपने प्रोटीन कोट को रिमूव करके अपनी जीनोम को, अपने न्यूक्लिक एसिड को एक्सप्रेस करता है। ये अगर आरएनए वायरस, अगर तो डीएनए वायरस होगा तो सिंपली क्या होगा कि ये जाएगा जीनोम में, वहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जो होस्ट सेल जीनोम है इंटेग्रेस के थ्रू
वहां पे फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये वो मैसेंजर आरएनए है जिसने वायरस की प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज देना है। सो उसके बाद ट्रांसलेशन होती है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, और देन जीनोम, साथ ही न्यूक्लियस के अंदर दो काम होते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है, दूसरा जीनोम रेप्लिकेशन होती है। अब ये साइड बाय साइड एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। उसके बाद ये सारे जो पार्ट्स बनते हैं, कहीं प्रोटीन्स बन गई, कहीं पे जीनोम बन गई, ये सारे के सारे इनकी असेंबली होनी होती है। तो इनकी असेंबली होती है। असेंबली के बाद मेच्योरेशन का प्रोसेस आता है जिसमें कुछ प्रोटीजेज एक्ट करते हैं, और उसके बाद को हम रिलीज बोलते हैं, जो कि फर्दर फिर वो जितने भी विरियॉन्स रिलीज होते हैं वो फिर फर्दर होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करते चले जाते हैं। अब हमने ये साइकिल देख लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अटैचमेंट को प्रिवेंट करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो पेनिट्रेशन नहीं होने देंगी, कुछ अनकोटिंग को प्रिवेंट करेंगी, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर रही हैं, और जीनोम रेप्लिकेशन को, कुछ असेंबली में प्रोटीजेस को इनहिबिट कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू वायरस लाइफ साइकिल, हम देखेंगे कि इसमें किस किस पॉइंट पे कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी, ये मैं नहीं रीड कर रही, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, इसमें कोई खास चीज नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए दिस इज द वे। नंबर वन स्टेप इज अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन, एंड देन फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे ये अनकोटिंग करेगा और ये जीनोम में इंटेग्रेशन हो जाएगी। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेगी, और उसके बाद यहाँ पे असेंबली होगी और फिर बडिंग आउट हो जाएगी। पहले एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुआ था, अब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मैच्योरेशन के बाद ये वायरस शेडिंग हो जाएगी। ये सब मैं बता चुकी हूँ। ओके, अब हम कहते हैं कि व्हाट आर द, समटाइम्स दावा में पूछ लिया जाता है कि कैसी एंटीवायरल ड्रग हो, व्हाट शुड बी द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग टू बी इफेक्टिव। आप कहेंगे कि एंटीवायरल ड्रग सबसे पहले इट शुड बी, इट्स एक्शन शुड बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द वायरस, वायरस के एंजाइम्स को इफेक्ट करे, वायरस की जीनोम को इफेक्ट करे, वायरस के सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड को इफेक्ट करे, ह्यूज सेल के ऊपर इफेक्ट ना हो। ठीक है। नंबर टू ये कि सिर्फ उन सेल्स के ऊपर इसका एक्शन हो जो कि वायरस इन्फेक्टेड हो, जो नॉर्मल हो सेल्स हो उनके ऊपर एक्ट ना करे, और इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करे ताकि वो वायरस शेडिंग में हेल्प कर सके। सो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एंटीवायरल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो जनरली एंटीवायरल कहा जाता है वो नॉन रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, और नंबर टू आर एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में यूज होते हैं। नॉन रिट्रोवायरल एंड एंटी रिट्रोवायरल, आपको पता है रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जो कि आरएनए से डीएनए, नॉर्मली क्या होता है डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन इन में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉन रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू डिजीज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वायरस देखते हैं। ड्रग्स फॉर herpes, ये आपकी मिनी की डायग्राम है, इसमें मैंने कुछ ड्रग्स ऐड किए हैं। अगर आपने ये फ्लो चार्ट भी बनाना हो, इन केस अगर आपको क्लासिफाई करना आ जाए, तो प्लीज इन ग्रुप्स के अंदर उनके नाम जरूर लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स फॉर herpes, ये मैंने CMV वाली ऐड की है, ये उसमें नहीं है। उसमें एसाइक्लोवीर, ये नाम हम आगे देखते हैं। साइटोमेगैलो वायरस के लिए ड्रग्स कौन सी हैं, HIV के लिए कौन सी ड्रग्स हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए और हैप बी और हैप सी के लिए कौन सी ड्रग्स हैं, ये आगे हम देखेंगे इनको। ये वायरस लाइफ साइकिल, इफ यू कैन सी इट है, ये डायग्राम है जिसमें ओवरऑल अगर आप ये डायग्राम लर्न कर लेते हैं, यू कैन सी कि कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि वायरल अटैचमेंट और एंट्री को प्रिवेंट कर रही हैं, कौन सी ऐसी हैं जो कि पेनिट्रेशन को प्रिवेंट कर रही हैं, कौन सी अनकोटिंग को कर रही हैं, और कौन सी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। इट्स जस्ट समराइज्ड हियर। आफ्टर दैट जब हम इसको पढ़ लेंगे तो फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पे प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे असेंबली के बाद रिलीज होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है न्यूरोएमिनिडेज, वो इनहिबिट हो जाता है इन ड्रग्स से। तो सबसे पहले हम इसी तरह आता है क्वेश्चन, जितना एंटीवायरल ड्रग्स, जितनी आप एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अंडर ग्रेड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो क्वेश्चन है एमसीक्यू, इन्यूमरेट द एंटी हर्पीज ड्रग्स, तो उसमें सिर्फ आपको नाम लिखने होंगे। प्रोटोटाइप ड्रग इज एसाइक्लोवीर, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आ जाता है। इफ यू कैन सी इट हियर, एसाइक्लोवीर, जेनसिक्लोवीर एंड फैमसिक्लोवीर, ये तीनों जो हैं ये मेजर एंटी हर्पीज ड्रग्स हैं। लेकिन इनके साथ मैंने वेल, अगर इनके साथ एसाइक्लोवीर के साथ वेल लग जाए तो ये सिंपली याद रखें कि ये
प्रोड्रग की फॉर्म होती है। जेनसिक्लोवीर के साथ वेल लग गया तो दैट इज वेल जेनसिक्लोवीर, एंड देन फैमसिक्लोवीर की प्रोड्रग जो है दैट इज पैनसिक्लोवीर। सॉरी, फैमसिक्लोवीर इज प्रोड्रग एंड पैनसिक्लोवीर जो है वो उसका पेरेंट कंपाउंड। अब उसमें होता क्या है कि बिकॉज इनकी बायो अवेलेबिलिटी ओरल बहुत अच्छी नहीं होती, तो हमने कुछ ऐसी ड्रग्स डिवाइस की हैं, वेल का ग्रुप लगाएंगे जब इसके साथ, तो दैट वुड बी प्रोड्रग। जब प्रोड्रग अंदर जाके फर्स्ट पास इफेक्ट से मेटाबोलाइज होगी तो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ए साइक्लोवीर। तो उसमें ए साइक्लोवीर की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, अगर हम इनको फर्दर, ये ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन थी, अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो जो ड्रग स्पेसिफिक हैं फॉर HSV 1 और 2 के लिए वो ए साइक्लोवीर, पैनसिक्लोवीर, वेल एसाइक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर एंड ट्राइफ्लोरिडीन, ये इसी तरह नाम आने चाहिए आपको। उसके बाद जो वेरिसेला जोस्टर के अगेंस्ट स्पेसिफिक हैं और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में वेल एसाइक्लोवीर एंड फैमसिक्लोवीर। साइटोमेगेलोवायरस में जैनसिक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि साइटोमेगेलोवायरस में कौन सी ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। या फिर इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, enumerate the drugs used for cytomegalovirus। cytomegalovirus infection से sometimes retinitis भी हो जाता है, keratitis भी हो जाता है, और दूसरी भी कंडीशंस, proctitis भी cytomegalovirus से हो जाता है। अब acyclovir which is a prototype, जो नॉन रिट्रोवायरल ड्रग की, ये ड्रग आपको फुली आनी चाहिए, इसका मैकेनिज्म एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक्स पे अगर देखें तो आईवी, ओरल एंड टॉपिकल तीनों फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होती है। ओरल बायोअवेलेबिलिटी ओनली 20% तक होती है, दैट्स व्हाई वी यूज फोर ड्रग वेल एसाइक्लोवीर, जो कि सारी की सारी फर्स्ट पास इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है इनटू एसाइक्लोवीर। तो लार्जर क्वांटिटी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एसाइक्लोवीर ज्यादा हो जाती है। कुछ कंडीशंस में जिसमें डिसेमिनेशन हुई हो आईवी, जब सीवियर केसेस हो उसमें आईवी भी दे देते हैं, और टॉपिकल लाइक अगर ऑप्थेल्मिकस आई का हर्पीज इन्फेक्शन हो या फिर लोकलाइज्ड हो तो उसमें टॉपिकल फॉर्मुलेशंस भी यूज की जा सकती है। ओरोलेबियलिस जो ओरोलेबियल हर्पीज है उसमें भी। डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मेन आपको बोल्ड में नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट वाइडली ऑलमोस्ट सीएसएफ में भी, एक्वस ह्यूमर में, वेसिकल फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड्स में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होती है। इवन ये ब्रेस्ट मिल्क में भी, एमनियोटिक फ्लूइड में भी होती है। इसलिए अगर मदर को हर्पीज है तो वो बच्चे में डिसेमिनेशन से जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ हर्पीज है उसके लिए भी न्यूबॉर्न प्लाज्मा लेवल्स सेम अचीव होते हैं जैसे कि मैटरनल लेवल्स। सो यू कैन यूज के अगर मदर को हर्पीज है, वो प्रेग्नेंट है, तो आप उसके न्यूबॉर्न में भी उसकी इसी तरह ट्रीटमेंट हो जाएगी एसाइक्लोविर, और ये टेराटोजेनिक नहीं होती, दैट्स व्हाई यू कैन यूज इन प्रेगनेंसी। एलिमिनेशन इसकी थ्रू रीनल एक्सक्रीशन होती है, अनमेटाबोलाइज्ड फॉर्म में, सिर्फ इसलिए याद रखें रीनल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इफ देयर इज रीनल डिजीज तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। और अगर आप अदर ड्रग्स यूज कर रहे हैं लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज कर रहे हैं या कुछ एंटी फंगल ड्रग्स है लाइक एम्फोटेरिसिन बी, वो भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। तो जब आप दो ड्रग्स ऐसे यूज करते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको उसको समझा देती हूँ। ये पुरानी बुक की डायग्राम है, ये आपकी नई बुक में हम ये देख लेते हैं। तो इफ यू कैन सी इट हियर, एसाइक्लोवीर, पैनसिक्लोवीर एंड जेनसिक्लोवीर, मेन थ्री जो एंटी हर्पीज ड्रग्स हैं। व्हाट हैपेंस इफ दीज ड्रग्स नीड फॉस्फोरिलेशंस, 3 फॉस्फोरिलेशंस की जरूरत होती है इनको। पहले ये वन फॉस्फोरिलेशन मोनो, फिर डाई और देन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। सो फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन ऑफ दीज ड्रग जो है वायरस स्पेसिफिक थायमिडीन काइनेज होता है, उसकी जरूरत होती है। यानी ऐसे वायरसेस जिनमें ये टीके पॉजिटिव हो, यानी थायमिडीन काइनेज पॉजिटिव जो वायरसेस होते हैं, उन ड्रग्स के, उन वायरसेस के ऊपर ये एक्ट करती हैं। सो व्हाट विल हैपन, एसाइक्लोवीर को हम सिंपली देख लेते हैं कि वो बाकी का मैकेनिज्म एक्शन भी सेम होगा। तो एसाइक्लोवीर इज कन्वर्टेड टू मोनोफॉस्फेट अंडर द एक्शन ऑफ वायरस थायमिडीन काइनेज। मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, देन होस्ट सेल काइनेजेस विल एक्ट ऑन इट एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। अब अगर आप देखें तो ट्राइफॉस्फेट अगर जो वायरल जो जीनोमिक सिंथेसिस हो रही होती है, जो डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, उसमें डीजीटीपीज होते हैं। डीजीटीपीज क्या है जी? डीजीटीपी इज डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो उठा उठा के डीएनए पॉलीमरेज लगा रहा होता है चेन में और डीएनए सिंथेसिस कर रहा होता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज भी वायरस का है
और ये डीजीटीपीस भी जो हैं ये वायरस की हैं, ठीक है, वायरस की सिंथेसिस डीएनए के लिए यूज हो रही है। अब होता क्या है कि उनकी जगह ये ट्राइफॉस्फेट में जो एसाइक्लोवीर और ये बाकी ड्रग्स एसाइक्लोवीर में ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई हैं, ये उन डीजीटीपीस के साथ compete करती हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाती है। बजाय इसके कि ओरिजिनल डीजीटीपीस अटैच हो टू सिंथेसाइज द नॉर्मल वायरस डीएनए, ये वाले ट्राइफॉस्फेट जो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है, इट विल अटैच टू द डीएनए पॉलीमरेज और वो डीएनए पॉलीमरेज उसे उस डीएनए की जो चेन बन रही है उसके साथ अटैच कर देगा। अब जैसे ये चेन पे लगेगा तो एज यू नो, अगर आपने ब्लॉक्स खेले हो तो हर ब्लॉक के एंड में एक ऐसी ग्रूव होती है कि अगला ब्लॉक अटैच हो सकता है। तो नॉर्मली डीजीटीपीस में इसी तरह ही होता है कि नेक्स्ट डीजीटीपी के अटैच होने की जगह होती है, लेकिन जब वहां पे आपका एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाएगा, उसके आगे फर्दर किसी किस्म की अटैचमेंट की जगह नहीं होती, तो चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। सो ये दो एक्शन हुए, एक तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होकर सुसाइडल इनहिबिशन कर दी। अब वो डीएनए पॉलीमरेज सेपरेट नहीं होगा, वो फर्दर सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर सकेगा। नंबर टू, ये क्या करेंगी, जब ये चेन में अटैच हो जाएंगी तो वहां पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, फर्दर किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं हो सकेगी। सो इसको अगर हम रीड कर लें जल्दी से, क्योंकि ये guanosine डेरिवेटिव होती है, 3 फॉस्फोरिलेशन होती है इनकी, मोनोफॉस्फोरिलेशन थ्रू वायरल थायमिडीन काइनेज, डाई एंड ट्राइफॉस्फोरिलेशन बाय होस्ट सेल एंजाइम्स, और डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी बाय कंपीटिंग विद एंडोजेनस डीजीटीपीस फॉर वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंड चेन टर्मिनेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनटू द वायरल डीएनए। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप आगे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो यही मैकेनिज्म यूज करती हैं। So, by a mechanism termed suicide inactivation, terminated DNA template containing acyclovir binds the viral DNA polymerase की suicidal inhibition हो जाती है और irreversible inactivation. जिस एंजाइम के साइड भी ये बाइंड कर जाएंगी वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो फर्दर यूज नहीं हो सकेगा। अगर आप इसको डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देखें तो ये इसी तरह एंटर हुई सेल में, acyclovir is converted to mono, di and then triphosphate. ये नॉर्मल डीजीटीपीज हैं जो कि ये आपका डीएनए पॉलीमरेज है जो कि इनको अटैच कर रहा है। यू कैन सी इट हियर, ये चेन बन रही है, लेकिन जैसे ही वो इसके साथ अटैच होंगी, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड हियर। यहाँ पे वायरस की ये जो एंजाइम है उसकी भी इनहिबिशन हो जाएगी, और यहाँ पे फर्दर अटैचमेंट के लिए किसी किस्म की चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। देयर विल बी नो अदर डीजीटीपीज टू अटैच हियर, बिकॉज एक तो एंजाइम इनहिबिट हो गया है, नंबर टू उसके आगे फर्दर जगह नहीं है अटैचमेंट के लिए। तो अगर यूजर्स को देखें तो ऑल द हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन आप कह सकते हैं, हर्पीज जेनिटालिस, हर्पीज लेबियालिस, ओरोलेबियालिस के लिए भी, और शिंगल्स में फिर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और न्यूनेटल हर्पीज डिसेमिनेशन अगर हो जाए, तो हमने कहा था न्यूनेटल लेवल्स भी उतने ही होते हैं इसके साइक्लोविर के जितने के मदर के होते हैं। ये 4-5 ट्रीटमेंट्स हैं इनकी हर्पीज सिम्प्लेक्स की। आपको यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको पता होना चाहिए कि ये ओरोलेबियालिस हो गई, फिर इवन ऑफ्थेल्मिकस में भी, पीस ऑफ थैल्मिकस में भी ये यूज होती है, वो भी लिख लीजिएगा। प्रोफाइलेक्टिकली कब यूज होगी, जब पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो आप उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे होते हैं, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन, तो इसलिए उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले ही आप एसाइक्लोविर प्रोफाइलेक्टिकली दे देते हैं। नंबर टू, हार्ट ट्रांसप्लांट में भी इसी तरह, टू प्रिवेंट द डिसेमिनेशन ऑफ हर्पीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग लीजन से प्रिवेंट करने के लिए यू नीड एसाइक्लोविर। You can see it here. This is a mild form of ये herpes ophthalmicus है. This is orolabialis. This is a severe form. ये herpes है. इसमें आप you can see it here. ये blisters की form में होती है. और ये this is varicella zoster, herpes zoster इसको बोलते हैं। होता क्या है कि जो initial infection होता है, many a times ये वायरस क्या करता है, ये आपकी नर्व्स में छुप जाता है जाके, और आफ्टर ईयर्स लेटर जब पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो लो होती है, या ड्यू टू एनी कंडीशन उसको कैंसर हो जाए या किसी वजह से भी इम्यूनिटी लो हो, तो फिर ये डर्माटोम्स के अलोंग जो है वो एक्सप्रेस होता है। यू कैन सी इट हेयर कि डर्माटोम्स के अलोंग हर्पीज जोस्टर का जो रैश है, यू कैन सी इट हेयर, ये डर्माटोम के अलोंग अपीयर होता है, और इसके लिए भी आप एसाइक्लोविर टॉपिकल यूज कर सकते हैं। In older adults with localized herpes zoster, oral acyclovir reduces the pain and healing time if treatment can be initiated within 72 hours of the rash onset। अगर आप इसको start करवा देते हैं तो ये पेन और हीलिंग को भी पेन को रिड्यूस कर देती है और हीलिंग इम्प्रूव करती है। और ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन फॉर टॉपिकल जो है जस्ट अदर कोई विडारा बीन और ट्राइफ्लोरिडीन की तरह ये भी herpetic जो केराटोकंजक्टिवाइटिस मैंने पीछे दिखाया था, दिस इज केराटोकंजक्टिवाइटिस, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये।
सो दीज इसी तरह आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसाइक्लोविर पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा था कि साइड इफेक्ट्स को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है। अगर टॉपिकल आप पेशेंट को दे रहे हैं तो लोकल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। म्यूकोजल अगर आप लगा रहे हैं तो म्यूकोजल इरिटेशन हो सकती है। ओरल थेरेपी में जीआईटी की डिस्कम्फर्ट्स हो जाएंगी। और आईवी थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। मैंने पहले भी बताया था ये नेफ्रोटॉक्सिक है, और अगर इनको अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ यूज करेंगे तो ये इसके इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग्स हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हैं। आप एंटी फंगल में पढ़ेंगे उनमें भी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सेम उसी तरह थायमाइडिन काइनेज, वो तमाम वायरसेस जो कि टीके नेगेटिव हैं, जिनमें टीके नहीं होता, उनमें किसी किस्म का एक्शन इन ड्रग्स का नहीं हो पाता। नंबर 2, डीएनए पॉलीमरेज में अगर पॉइंट म्यूटेशन हो गई है तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा वायरस, अगर डीएनए पॉलीमरेज में उससे म्यूटेशन कर लिया है। तो अगर एक ड्रग यानी एसाइक्लोविर से रेजिस्टेंस हो गई है तो वेल एसाइक्लोविर से भी हो जाएगी, जेन क्रॉस रेजिस्टेंस तो जेनसिक्लोविर से भी हो जाएगी, और फैमसिक यानी ऑल एंटी हर्पीज जो ड्रग्स हैं उनसे क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। वेल एसाइक्लोविर मैं इसको कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, सेम जस्ट लाइक एसाइक्लोविर है, सिर्फ इसकी बेटर ओरल बायोअवेलेबिलिटी है। यू नो दैट ये क्योंकि एस्टर होता है तो ये अंदर जाके इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद सारी की सारी वेल एसाइक्लोविर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लार्जर क्वांटिटीज ज्यादा क्वांटिटीज ऑफ एसाइक्लोविर विल बी अवेलेबल फॉर हर्पीज इन्फेक्शन। पैमसिक्लोवीर जो है ये प्रो ड्रग है पैनसिक्लोवीर की, ठीक है। ये भी इसी तरह बायोअवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 70% है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज एसाइक्लोवीर। सिर्फ ये थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एप्स्टीन बार वायरस और हैप बी के अगेंस्ट पैमसिक्लोवीर यूज होती है। यूजेस में आपको अगर कोई एडिशनल यूज है तो वो आना चाहिए। ये वाली तो बाकी सारी एंटी हर्पीज ड्रग्स हैं, लेकिन एप्स्टीन बार वायरस भी हर्पीज वायरस में कंसिडर होता है, और हैप बी जो है इस वायरस में भी, हैप बी वायरस इज पेडना वायरस आई थिंक सो, या तो उसमें भी ये यूज होती है। पेनसिक्लोविर टॉपिकल होती है, ये सिर्फ इसलिए इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती, टॉपिकल प्रेपरेशंस यूज होती हैं। ट्राइफ्लोरिडीन अगर आप देखें तो अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं सिंपली, तो आपसे पूछा जा सकता है दिस डायग्राम कैन सी इट हियर कि ये एंजाइम यहाँ पर टीके है, अगर ऐसा वायरस है जिसमें टीके नेगेटिव है तो व्हाट विल यू डू, तो यू कैन यूज ट्राइफ्लोरिडीन एंड सिडोफोविर बिकॉज इन ड्रग्स को टीके की जरूरत नहीं होती। ये ड्रग्स जो है होस्ट सेल काइनेसिस से ही ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज रेजिस्टेंस टू एसाइक्लोविर, पैनसिक्लोविर एंड जेनसिक्लोविर, तो यू कैन यूज ट्राइफ्लोरिडीन एंड सिडोफोविर, क्योंकि इनको ये वाले प्राइमरी जो मोनोफॉस्फेट के लिए जो एंजाइम है थायमाइडिन काइनेज, इसकी जरूरत नहीं होती। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए इसमें बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं। ट्राइफ्लोरिडीन में सिंपली ये पता होना चाहिए कि ए साइक्लोवी रेजिस्टेंट, जो मैंने बोल्ड में चीज लिखी हुई है उसको सिंपल की पॉइंट्स होते हैं। ट्राइफ्लोरिडीन इसको आप ए साइक्लोवी रेजिस्टेंट herpes सिम्प्लेक्स इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। एंटी साइटोमेगेलोवायरस एजेंट्स में अगर आप देखें तो जैनसिक्लोवीर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, हम सिर्फ इसको करेंगे। जैनसिक्लोवीर क्या है, दिस इज आल्सो गुआनिसीन एनालॉग है, इसको भी उसी तरह ट्राइफॉस्फोरिलेशंस की जरूरत होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर उस डायग्राम में आप देखें तो वहां पे एक एंजाइम था टीके के साथ UL97 लिखा हुआ है। UL97 को फॉस्फोट्रांसफेज भी बोलते हैं। तो पहली फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे थायमाइडिन काइनेज से नहीं होती, बल्कि वो पहली फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोट्रांसफेज जिसका दूसरा नाम UL97 है उससे होती है। तो साइटोमेगेलोवायरस में पहली फॉस्फोरिलेशन इज थ्रू फॉस्फोट्रांसफेज, सेकंड और थर्ड जो फॉस्फोरिलेशंस हैं वो उसी तरह होस्ट सेल काइनेजेस से होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वैसे ही है। सिंपली ये याद रखें कि अदर देन जो साइटोमेगेलोवायरस की ये ड्रग ऑफ चॉइस है, तो एप्स्टीन बार वायरस उसके अगेंस्ट भी ये यूज होती है। और ये बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो टॉक्सिसिटी इसकी कॉमन, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है, ये आपको इस तरह के की पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ये आने चाहिए। फॉस्कारनेट, फॉस से आपको पता चल रहा होगा इसमें पायरोफॉस्फेट होता है, ये इसलिए इसको किसी किस्म की फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी ये भी एंटी हर्पीज ड्रग है, इसमें सिंपल याद रखें कि इसको किसी किस्म की फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती प्रायर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरल जीनोम में। इनकॉर्पोरेट होने के लिए उस चेन टर्मिनेशन के लिए इसको फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती। सिडोफोवीर जो है दैट इज आल्सो सेम, इसी तरह उसकी भी नॉट डिपेंडेंट, वायरल एंजाइम पे इसकी डिपेंडेंट नहीं होती। सिडोफोवीर भी उसी तरह सिंपली ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी और उससे मैकेनिज्म एक्शन होगा।
अब नेक्स्ट जो है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स हैं। एंटी हर्पीज सिंपली आपको मैंने बताया ए साइक्लोविर का मेन मैकेनिज्म इन्फेक्शन कर लें, और बाकी के जो एक आध एडिशनल पॉइंट है वो बेशक आप नोटिफाई कर लें, बुक पे सेपरेट करके लिख लें, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं तो इनको आपने स्मार्ट वे में स्टडी करना है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, इन्यूमरेट द एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स जो कि इन्फ्लुएंजा में यूज होती हैं। इसी तरह बताएंगे टू ग्रुप सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप सेकंड फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज इनहिबिटिंग द वायरल अनकोटिंग। मैंने आपको बताया था जैसे ही पेनिट्रेशन होती है इनसाइड द होस्ट सेल आता है तो ये सबसे पहले अपना प्रोटीन कोट उतारता है। देन सेकंड इज न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या करता है कि जो वायरस विरियॉन्स बन जाते हैं, जो बेबी वायरस बन जाते हैं बहुत सारे, तो न्यूरामिनिडेज वायरस क्या करता है कि फ्यूजन करवाता है और इनके एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। वायरस शेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप इनहिबिशन ऑफ वायरल अनकोटिंग, दो ड्रग्स हैं अमेंटिडीन एंड रोमेंटिडीन, अमेंटिडीन एंड रोमेंटिडीन, इसको सिंपली याद कर लें एक तरह से कि अ मैन टू डाइन, अ मैन टू डाइन हैज टू टेक ऑफ हिज कोट। इसके लिए सिंपली जो याद किया जाता है इस तरह से, तो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा कि अनकोटिंग अ मैन टू डाइन, कि डाइन डिनर टेबल पर बैठने से पहले यू हैव टू रिमूव योर कोट, तो जस्ट लाइक दैट अ मैन टू डाइन हैज टू रिमूव हिज कोट। तो अमेंटिडीन जो है अनकोटिंग को प्रिवेंट करेगी, रोमेंटिडीन ये दोनों। न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर में ओसेल्टामिविर एंड ज़नामिविर ये ड्रग्स हैं। ठीक है, आगे हम इनको देखते हैं कि फर्दर क्या है। अमेंटिडीन और रोमेंटिडीन जो है इनहिबिटर्स हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, बी और सी के अगेंस्ट उनका किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक की नहीं है, ये गुडमैन गिलमैन की डायग्राम है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। सिंपली याद रखें कि जैसे ही वायरस का, मैंने आपको बताया था कि दो पोर्शंस होते हैं वायरस में, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन कोट होता है। इस प्रोटीन कोट के ऊपर यू कैन सी इट हियर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर एक M2 चैनल होते हैं। ठीक है, दिस इज ये वायरस की स्ट्रक्चर है सारी। लेकिन जब ये होस्ट सेल में एंटर होता है तो ये होस्ट सेल की जो लाइपोप्रोटीन जो आप उसकी मेम्ब्रेन है उसको अपने इर्द गिर्द इन्वेलप कर लेता है, तो इसको हम पूरे को एंडोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये अर्ली एंडोसोम है। अब इस एंडोसोम में याद रखें यहाँ पे प्रोटॉन्स की एंट्री बहुत जरूरी होती है। इस एंडोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। जब इस एंडोसोम में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो these protons will enter through these M2 proteins जो यहाँ पे होती हैं, जो कि चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू ये M अंदर एसिडिटी, ये जो प्रोटॉन्स हैं अंदर एंटर होते हैं वायरस के। ठीक है, जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज आता है कि ये एंडोसोम की जो मेम्ब्रेन है इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ फ्यूजन होती है और ये प्रोटीन कोट रिमूव हो जाता है और यू कैन सी इट हियर, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। दिस इज अनकोटिंग। ये अनकोटिंग हो गई और न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि एंडोसोम का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये बहुत जरूरी है, और वहां से जब ये प्रोटॉन्स का इस M2 प्रोटीन के अंदर एंटर होना और सेल अंदर जाना बहुत जरूरी है। अब ये अमेंटिडीन रोमेंटिडीन क्या करती हैं कि ये यहाँ पे आके M2 चैनल्स के ऊपर बैठ जाती हैं या इसको ब्लॉक कर देती हैं, सो दे विल बी नो प्रोटॉन्स विल बी एबल टू एंटर द इनसाइड द जो ये वायरस का पार्टिकल है इनसाइड, तो देयर विल बी नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं होगी इस मेम्ब्रेन की, इसके मेम्ब्रेन वायरस की मेम्ब्रेन मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ। सो व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे ये फ्यूजन के बाद अनकोटिंग नहीं होगी। तो M2 सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए, अ बिट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है लेकिन सिंपल याद रखें कि these drugs block the viral membrane matrix protein M2 which function as a channel for hydrogen ion. ठीक है, this channel is required for the fusion of the virus membrane with the cell membrane that ultimately forms the endosome. ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द एंडोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर द वायरल अनकोटिंग। अगर एसिडिक होगा तो अनकोटिंग होगी, अगर ये एसिडिक नहीं होगा, प्रोटॉन एंट्री नहीं होगी, तो एसिड अनकोटिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है, यूजर्स पे देख लें तो प्रोफाइलेक्सिस इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऑल्टरनेट टू वैक्सीन भी मैनी अ टाइम्स अमेंटिडीन रोमेंटिडीन ऑल्टरनेट टू वैक्सीन भी यूज होती हैं एज ए प्रोफाइलेक्सिस, और ये वैक्सीन के साथ भी यूज हो सकती हैं ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एल्डरली में, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एलर्जिक टू वैक्सीन होते हैं, तो उसमें आप अमेंटिडीन रोमेंटिडीन प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं। देन पार्किंसन डिजीज में क्या होता है आपको पता है कि वहां पे डोपामीन और एसिटिलकोलिन की, एसिटिलकोलिन ज्यादा हो जाएगी या फिर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये वहां पे पार्किंसन डिजीज में भी इट पोटेंशिएट्स द डोपामिनर्जिक फंक्शन, इसलिए ये एडिशनल यूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पार्किंसनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आप ड्रग पढ़ेंगे। ठीक है,
एडवर्स इफेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखें, एक डायग्राम अगर पीछे थी तो सिंपली याद रखें एक पॉइंट के अमेंटाडीन क्रॉसेस द सीएनएस, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, अमेंटाडीन सीएनएस क्रॉस नहीं करती। सो व्हाट विल हैपन, अमेंटाडीन के सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं, माइल्ड भी हो सकते हैं लाइक इंसोम्निया, डिजीनेस, एटेक्सिया, और अगर सीवियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन अमेंटाडीन के साथ वो बोथ ड्रग्स क्योंकि ओरल देते हैं इसलिए ओरल साइड इफेक्ट्स होते हैं, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और एपिलेप्टिक पेशेंट्स में अमेंटाडीन नहीं देते क्योंकि ये सीएनएस जो है ये उसके लेवल्स अचीव होते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती है। अमेंटाडीन फ्यूअर सीएनएस रिएक्शंस करती है क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर पाती। दोनों ड्रग्स जो है अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन को याद रखें कि एम्ब्रियोटॉक्सिक एंड टेराटोजेनिक है, रैट्स में, ह्यूमन पे स्टडीज नहीं है क्योंकि ये टेराटोजेनिक रैट्स में थी तो ह्यूमन पे स्टडीज इसकी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको हम लेबल कर देते हैं कि ये टेराटोजेनिक है। सेम रेजिस्टेंस इनकी कैसे डेवलप होगी, अगर वायरस ने जो अपनी M2 मैट्रिक्स प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन कर ली है तो दीज ड्रग्स विल नॉट बी एबल टू ब्लॉक द M2 प्रोटीन चैनल, सो अनकोटिंग हो जाएगी। सेकंड ड्रग्स जो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स में दो ड्रग्स आती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपली आपको पता होना चाहिए कि दीज ड्रग्स इनहिबिट द न्यूरामिनिडेज एंजाइम, सो देयर विल बी नो रिलीज ऑफ न्यू विरियॉन्स एंड नो स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल, जो होस्ट सेल्स में इसका स्प्रेड होना होता है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम से सिंपली देखें तो सिल्टैमिवीर ओरली ली जाती है जबकि ज़नामिवीर जो है वो ओरली नहीं ली जाती, इंट्रानेजल या इनहेलेशनल की फॉर्म में ली जाती है। साइड इफेक्ट्स देख लें तो ओरल लेने की वजह से इसके जीआईटी साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो इंट्रानेजल हो सकते हैं या इनहेलेशनल लंग्स में ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकती है। तो याद रखें कि ज़नामिवीर को अगर एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर वो सीओपीडी का पेशेंट है तो उसमें ये नहीं यूज करेंगे आप। ठीक है, यूजेस पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह आपकी इमेंटेडिन ओनली अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए था, ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी दोनों के अगेंस्ट यूज होती है। और अगर बर्ड फ्लू जिसको H5N1 कहते हैं और जो स्वाइन फ्लू H1N1, इन दोनों के अगेंस्ट यूज होती है। H1N1 में, स्वाइन फ्लू में ये दोनों ड्रग जो हैं ये प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज होती हैं। अगर आप पिछले दिनों जब स्वाइन फ्लू की एपिडेमिक हुई थी उसमें भी ये यूज की गई हैं, और प्रोफाइलेक्टिकली कॉन्टेक्ट्स के जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो भी सल्टामिवीर, ज़नामिवीर यूज कर सकते हैं अगर स्वाइन फ्लू की वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। या व्हेन एडमिनिस्टर्ड, इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये प्रायर टू एक्सपोजर, अगर प्रायर टू एक्सपोजर ये दी जाती है तो ये प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को, इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स या जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये पेशेंट में 24 टू 48 आवर्स विद इन इन्फेक्शन अगर स्टार्ट कर दी जाए तो इनका मॉडेस्ट इफेक्ट होता है, अगर पहले प्रिवेंटिव इफेक्ट इनका ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर यूज किया जाए तो सिम्टम्स भी बेटर हो जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स मैंने पहले ही बता दिए आपको कि उस डायग्राम से ही आपको एडवर्स इफेक्ट्स याद हो जाने चाहिए, वो मैं नहीं रीड कर रही बिकॉज आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक लेक्चर, एक्चुअली दो लेक्चर्स को मुझे, या रिट्रोवायरसेस। अब हम पढ़ेंगे एंटी रिट्रोवायरस। यू नो दैट रिट्रोवायरसेस कौन से होते हैं, एड्स का वायरस और ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया, जो ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ये दोनों वायरसेस रिट्रोवायरसेस होते हैं। क्या करते हैं कि ये आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाते हैं। ठीक है ना, आरएनए वायरस होता है, उससे डीएनए कॉपी बनती है, वो डीएनए कॉपी जाके इंटेग्रेट होती है इनटू द होस्ट सेल जीनोम, वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है और वायरस का अपना मैसेंजर आरएनए बनता है और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन होती है। ये सब में ये चीज होती है। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ एड्स हम पूछ ली जाती है कि इन्यूमरेट द एंटी या क्लासिफाई एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज हार्ट थेरेपी, ये ऐसी क्यों है, व्हाट इज हार्ट थेरेपी, यू विल से ये हाईली एक्टिव, इट्स हार्ट किससे बनता है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। ये क्या है, इसमें जी कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। वो कॉम्बिनेशंस आप साथ ही बताएंगे कि या आप दो NRTIs को यूज करते हैं विद वन प्रोटीएज इनहिबिटर, या फिर आप टू जो है NRTIs को एक NNRTI, ये हम आगे देखते हैं कौन से ग्रुप्स हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपने हार्ट थेरेपी में लिखने हैं, जैसे ये जहाँ स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशंस बताने हैं। नंबर टू, अब इनकी फायदा क्या होता है, हार्ट थेरेपी क्यों बेनिफिशियल है जी, आप कहेंगे कि सबसे पहले वायरल जो DRNA लोड है
वो उसकी प्रोग्रेशन को डिक्रीज करता है, स्लो कर देता है या रिवर्स कर देता है। जो वायरल आरएनए लोड होता है पेशेंट के अंदर उसको डिक्रीज करता है या उसको रिवर्स कर देगा। नंबर 2, CD4 सेल्स, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये आपके सॉरी टी हेल्पर सेल्स हैं, उनका काउंट डिक्रीज हो रहा होता है, ये उसको रिवर्स कर देता है, उसकी उनके भी डिक्लाइन को स्लो कर देता है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस है दैट इज आल्सो डिक्रीज थ्रू हार्ट थेरेपी। सो सेम अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हार्ट थेरेपी, ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और ये एससीक्यू भी है। कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कौन से हैं। दीज आर द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ये आपको क्लासिफाई इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। उसमें सबसे पहला ग्रुप इज NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को उसको इनहिबिट करते हैं। इसमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है जाइडोविडीन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए मैं इसके साथ 5 स्टार लगाए हुए हैं। जितनी वुडीन्स हैं आप देखें, स्टैबुडीन, लैमिवुडीन, ये सारी की सारी ड्रग्स इसके अंदर है। उसमें टिनोफोवीर भी इसके अंदर शामिल है। तो ये ड्रग्स के नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और ये एग्जाम में आ जाती है। Second is non-NNRTIs. NNRTIs are non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. इसमें जो प्रोटोटाइप है दैट इज डेलावर्डीन। प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हैं थर्ड ग्रुप, उसमें सारे की सारी ड्रग्स के एंड में नवीर। अगर आप देखें एंटी वायरल जितनी ड्रग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं VIR वीर जरूर आता है। यू कैन सी इट हियर, उसमें वीर का कंपोनेंट मोस्टली होता है। प्रोटीएज इनहिबिटर जितनी भी हैं इनके नाम के एंड में नवीर NAVIR है। दिस इज द, ये MCQs में समटाइम्स आपको इजी हो जाता है याद रखना कि NAVIR जो है प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंट्री इनहिबिटर्स हैं, उसमें एनफ्यूवर्टाइड और मराविरॉक है, और इंटेग्रेज इनहिबिटर जो एंजाइम इंटेग्रेज होता है जिससे जो DNA की कॉपी है वो इंटेग्रेशन हो रही होती है होस्ट सेल जीनोम में, रेल्टेग्रावीर एक ड्रग है। इट्स मोर देन एनफ फॉर यू इतना। अगर हम NRTIs में देखें तो जो सिर्फ बोल्ड में लिखे हुए हैं, सिंपली अगर हम जाइडोविडीन पढ़ेंगे, मेनली जो ड्रग है जो इसकी प्रोटोटाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर आप याद कर लें तो डाइडेनोसिन और लैमिविडीन पेंक्रियाटाइटिस कॉज करती हैं, और ये जो दो ड्रग्स ये वाली हैं ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक एक लाइन की फॉर्म में, ये जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, इनको बुक पे लिख लिया करें सो दैट जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो ये आप इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये अगर आप देखें तो अब जो एड्स का वायरस HIV वायरस है, रिट्रो वायरसेस हैं, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनका अपना होता है, ठीक है। ये डिटेल में लाइफ साइकिल में इस डायग्राम को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम सिंपली याद रख लेते हैं कि ये भी डीऑक्सीथाइमिडीन एनालॉग होती है और इसको भी सेम उसी तरह एसाइक्लोवीर की तरह इसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। और ट्राइफॉस्फेट में उसी तरह आप एसाइक्लोवीर वाला पूरा मैकेनिज्म लिखते हैं और कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पे एंजाइम कौन सा वाला है, वहाँ पे HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वहाँ पे DNA पॉलीमरेज था, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। उसी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाती है इनटू ग्रोइंग वायरल DNA, उसी तरह चेन टर्मिनेशन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सिर्फ वायरस कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है, ठीक है। और ये थायमिडीन एनालॉग्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके डायग्राम को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये आपका जी जाइडोविडीन है, ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी हियर, ये पेरेंट RNA स्ट्रैंड है और ये उसकी डॉटर DNA स्ट्रैंड बन रहा है, और ये कौन बना रहा है, ये एंजाइम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में दो साइट्स होती हैं, एक इसकी एक्टिव साइट है जिसको कैटालिटिक साइट बोलते हैं, और एक इसकी नॉन एक्टिव और नॉन कैटालिटिक साइट होती है, दो साइट्स होती हैं। जो NRTIs हैं, याद रखें NRTIs जो इसकी कैटालिटिक और एक्टिव साइट है जिससे ये डॉटर DNA स्ट्रैंड बना रहा होता है, उस पे आके बाइंड कर जाता है। उससे क्या होता है कि वायरस के अंदर ऐसा चेंज आता है कि ये फर्दर जो स्ट्रैंड है वो नहीं बना पाता और यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। एक तो एंजाइम भी इनहिबिट हो जाएगा, नंबर 2 ये ट्राइफॉस्फेट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वहां पे फर्दर DGTPs आके नहीं लग सकेंगे, तो ये चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। सिंपली ये याद रखें कि ये इसकी कैटालिटिक साइट पे बाइंड करता है। अगर मैं इसको रीड करूं, कहीं लिखा हुआ है, तो बस आप इसको सिंपली इतना याद रखें कि इनकॉर्पोरेट इनटू द वायरल DNA, और ये कैटालिटिक साइट NRTAs जो हैं वो कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देते हैं।
म्यूटेशंस इनकी, वही एंजाइम जिसकी म्यूटेशन होगी उसमें मैकेनिज्म रेजिस्टेंस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईवी एंड ओरल फॉर्मुलेशंस में, और जिस पे मैंने स्टार लगाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम, अगर मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और इसलिए उसकी थेरेपी में ज़ाइडोविडीन जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होने देती। इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट HIV-1 HIV-2 ह्यूमन जो ये ह्यूमन टी सेल जो ये लिम्फोट्रॉफिक वायरस है उसके अगेंस्ट भी है, और ये प्रोग्रेशन भी डिक्रीज करता है HIV की और प्रोलॉन्ग करता है सर्वाइवल को। ज़ाइडोविडीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इवन इवन ज़ाइडोविडीन ये याद रखेंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, अगर जो हेल्थ केयर वर्कर्स एड्स के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उनमें भी पोस्ट एक्सपोजर अगर किसी वजह से नीडल प्रिक हो जाती है या एक्सपोजर टू वायरस हो जाता है, या जो एड्स का पेशेंट है उसके साथ किसी भी किस्म की, तो उसमें ज़ाइडोविडीन प्रोफाइलेक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यूज की जाती है। साइड इफेक्ट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके साइड इफेक्ट्स, ज़ाइडोविडीन आपको पूरी आनी चाहिए। NRTIs की प्रोटोटाइप इज ज़ाइडोविडीन, NRTIs की प्रोटोटाइप इज ज़ाइडोविडीन। माइलोसुप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये दे रहे होते हैं तो साथ पेशेंट की सेल काउंट्स भी आपको करवाने होते हैं, और नेल है हाइपर पिगमेंटेशन कर देती है, मायोपैथीज कर देती है, और बहुत रेयर है लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। इन चीजों के ऊपर MCQs बन जाते हैं, ज़ाइडोविडीन के साथ लैक्टिक एसिडोसिस होता है, बहुत रेयर है लेकिन बहुत फेटल किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे आ जाती हैं NNRTIs डेलाविडीन जो है प्रोटोटाइप है। अब इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। अगर मैं सिर्फ डायग्राम से बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि ये कैटालिटिक साइट है और एक नॉन कैटालिटिक साइट है। सो व्हाट विल हैपन कि ये नॉन कैटालिटिक साइट, नॉन एसेंशियल साइट, नॉन एक्टिव साइट के ऊपर ये NNRTIs बाइंड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जब ये बाइंड कर जाएंगे इस साइट पे, तो ये क्या करेंगे, कंफर्मेशनल चेंज आएगा इस एंजाइम के अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर, और ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको रीड करूं, नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं, वो जो साइट कैटालिटिक थी उसके ऊपर जब बाइंड करेंगे तो कंपैटिटिव होंगे, वो NRTIs हैं। ये नॉन कंपैटिटिव है। बाइंड टू साइट ऑन वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिफरेंट फ्रॉम NRTIs. NNRTI's binding pocket is not essential for the function of enzyme and distant from the active site. Induce a conformational change in the three-dimensional structure of the enzyme that greatly reduces its activity. जिससे अब ये activity तो reduce कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको alone use करेंगे तो ये enzyme को fully इनहिबिट नहीं कर सकेंगे। इसलिए याद रखें कि NNRTI इसको अलोन यूज नहीं करते। तो समटाइम्स वाइवा में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन NNRTIs एंड NRTIs। तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में साइड डिफरेंट है। नंबर 2 क्या है कि NNRTIs को फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती। उसमें हमने कहा था ज़ाइडोविडीन जो है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है क्योंकि उसको चेन में इनकॉर्पोरेट होना है। इन्होंने चूंकि इनकॉर्पोरेट नहीं होना होता, इन्होंने सिंपली नॉन कैटालिटिक साइट पे बाइंड करना होता है, इसलिए ये ट्राइफॉस्फेट्स के साथ एक तो कम्पीट भी नहीं करते, ये नॉन कंपैटिटिव होते हैं। इनको अलोन नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये अलोन इफेक्टिव नहीं होते, इनको हमेशा कॉम्बिनेशन में NRTIs के साथ देते हैं। और ये सबस्ट्रेट हैं वो C3A4, आपको पता है साइटोक्रोम 3A4 क्या करता है, साइटोक्रोम 3A4 से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोर देन 50% ड्रग्स जो कॉमनली यूज होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसके सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करते हैं, और मैनी ए टाइम्स ये इंडक्शन भी कर देते हैं और इनहिबिशन भी कर देते हैं। ये इनकी साइड इफेक्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वही स्टार जो मैंने पीछे ज़ाइडोविडीन में, तो नेवेरापीन इज आल्सो यूज्ड फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। जो इसकी ट्रांसमिशन होती है मदर टू चाइल्ड न्यूबॉर्न, उसको प्रिवेंट करने के लिए दूसरी ड्रग। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने के लिए वाइवा में कौन सी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स यूज होती हैं, तो उसमें एक ज़ाइडोविडीन होगी, दूसरी नेवेरापीन हो गई। अब ये इंड्यूसर्स भी हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स भी हैं, और समटाइम्स ये 3A4 इनहिबिटर्स भी होते हैं। ठीक है, Excuse me, ma'am. Sorry for interrupting. We have only 1 minute left, ma'am. ओके फाइन, ठीक है, अगर खत्म हो गया तो अब क्या हो सकता है, 1 मिनट के बाद, क्योंकि ये लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का लेक्चर है जिसको मैं इस कंसाइज करके बता रही हूँ। नेक्स्ट इज प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं। मैं इन सबको नहीं बता रही, मैं आपको PDF दे दूंगी, इसमें इनके प्रोटीज इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिटेल में कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन इनहिबिटर्स, ये वायरस लाइफ साइकिल जो एड्स का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 1 साल पहले सप्ली में भी आया था और एनुअल में भी आया था, तो प्लीज याद रखें कि लाइफ साइकिल, ये मैंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये लाइफ साइकिल
किस तरह आप बताएंगे? आप क्वेश्चन था कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें एड्स का वायरस का लाइफ साइकिल। उसमें आप ये बनाएंगे, प्लीज रिमेंबर कि ये वाली डायग्राम बनानी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने ड्रग्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि ये बुक की डायग्राम है, इसमें एनआरटीआईज एंड एनआरटीआईज के नाम लिख दें, यहाँ पे इंटेग्रेज इनहिबिटर्स के नाम लिख दें, यहाँ पे जो CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं उनके नाम लिख दें। इस डायग्राम को बनाने के बाद हमेशा याद रखें उसको एक्सप्लेन करना होता है आपने। तो ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये सारा आपका SCQ प्रिपेयर है इसमें, ये सिर्फ गाइडेंस में आपको दे रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। एंटी हर्पीज में भी सिर्फ नाम आने चाहिए आपको। और रिबाविरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है साइक्लोवीर की तरह। एडिशनल जो मैकेनिज्म है, इनहिबिट द कैपिंग ऑफ वायरल मैसेंजर RNA। अगर आप याद रखें तो कैपिंग जो होती है RNA की, जिस तरह के पुराने जमानों में हिस्ट्री में आप देखते थे कि वो जो मैसेज मैसेंजर लेके जा रहा होता है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, उसमें कैप होती है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर कैपिंग नहीं होगी तो मैसेज विल नॉट बी कन्वेड। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट। रिबाविरिन, आपको जो ड्रग्स मैंने आपको बता दी, आपने साइक्लोवीर, जाइडोविडीन, रिबाविरिन हो गई, इंटरफेरॉन्स हो गए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरफेरॉन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेगलेटेड इंटरफेरॉन क्या होता है, पेगलेटेड इंटरफेरॉन किस तरह बनता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेक्चर है ये। अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो होपफुली जब आप लोग वापस आएंगे, इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो मैं ये लेक्चर दोबारा डिलीवर कर दूंगी। क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन्स के, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये नई ड्रग्स हैं, इनके नाम आने चाहिए। ये मैंने बहुत आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सिंपली जो मेरी स्लाइड में जो जितनी मेरे लेक्चर में स्लाइड्स बनी हुई हैं उनके नाम आने चाहिए। न्यूअर जो ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स हैं, DAA फर्स्ट जनरेशन इनको बोलते हैं, इनके नाम आए। और न्यू जो ये एक्सपेंसिव हैं, अगर आपने सुना हो तो वंस अ मंथ, वंस अ वीक और ओरल ड्रग्स हैं, ये यूज होती हैं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया हुआ है। इंटरफेरॉन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें स्वेल्डी, अगर आपने नाम सुना हुआ, सोफोस्पोविर, इस नई ड्रग का नाम आपको आना चाहिए और ये वाइवा में पूछ ली जाती है, सोफोस्पोविर। जी हाँ जी, टाइम है अभी क्वेश्चन के लिए? Ma'am, we are 2 minutes ahead. ओके, चलें ठीक है, ओके We have फाइन to देन, start the next lecture, ma'am. ओके फाइन।